अब तक हमने जो कुछ भी पिछली इक्वेशन तक सीखा है, हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने उसी पहले प्रॉब्लम की तरफ दोबारा जाएंगे और उसे एक तरह से रीसॉल्व करने की या उसको रिविजिट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ के मैं क्लिफ पे खड़ा हुआ था जो कि 500 मीटर्स ऊंची थी, डिस्टेंस 0 था, और फिर मैंने 0 डिस्टेंस से उसको नीचे, पैनी को नीचे गिराया, और उस वक्त मुझे जो है डेल्टा डी जो था वो मेरे पास -500 था, क्योंकि मैंने मालूम किया था -500 डिस्टेंस था, क्योंकि ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, चाहे मैं पेनी गिराता, चाहे मैं बॉल गिराता, चाहे कुछ भी गिराता, लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आती तो ये कन्वेंशन है कि हम डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी जो थी वो 0 थी, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो गालिबन हमने 100 मीटर्स पर, जी हाँ 100 मीटर्स पर सेकंड मालूम की थी तो हमारी। लेकिन अब अगर मैंने इस सिक्के को ऊपर उछाला हो, जैसे हमने बीच में एक प्रॉब्लम किया था, तो उसको मैंने उछाला VI 30 मीटर्स पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर्स पर सेकंड। मैं अपनी आसानी के लिए 9.81 को मैं -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं। तो मेरा जो फार्मूला था फाइनल वेलोसिटी का वो क्या था, VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AD, D का मतलब चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो बहरहाल, तो अब वो जब ग्राउंड पर, यानी कि जब उसके फर्श पर पहुंचेगी, नीचे पहुंचेगी, तो फिर उस सिक्के के साथ, उस पैनी के साथ क्या होगा। तो अब यहां पर इस केस में मेरे पास जो डिस्टेंस, जो कि मुझे टाइम मालूम करना है, मुझे टाइम मालूम करने के लिए ये सारा का सारा जो डेटा मेरे पास है ये मुझे इस्तेमाल करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास, मुझे डिस्टेंस दिया गया डेल्टा डी है वो -500 है। इनिशियल वेलोसिटी, मैंने सिक्का ऊपर उछाला था, पेनी मैंने ऊपर उछाली थी, याद रखिएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 30 मीटर्स पर सेकंड थी। यहाँ मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, वरना ये जो मेरा छोटा सा जो चॉक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये भर जाएगा बहुत जल्दी, तो यूनिट्स आप उम्मीद है खुद ही कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है मेरे पास -10 है, तो ये प्लस एक्सेलरेशन मेरे पास है -10, यानी ये -10, तो ये -10 और डिवाइडेड बाय 2, ये -5 हो गया, और t स्क्वायर्ड। तो अब ये प्लस 30t और ये प्लस माइनस माइनस, तो मैं ख्याल ये प्लस को हटा दूं, ये माइनस हो ही जाएगा, तो ये प्लस खत्म हो गया, तो ये होगा 30t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू -500। उम्मीद है कि अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। अगर आपने अलजेब्रा की वीडियोस देखी हो, अगर ना देखी हो तो अलजेब्रा की वीडियोस देख लीजिए, जहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझाने की कोशिश की है, और वो YouTube पर मौजूद है अभी। तो अब मैं इन दोनों टर्म्स को, सीधे हाथ वाली टर्म्स को उल्टे हाथ पर ले जाऊंगा और सबको इक्वल्स टू 0 कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5t स्क्वायर्ड माइनस 30t माइनस 500 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, और ये हम सारी की सारी टर्म्स एक तरफ ले आए, क्योंकि मुझे इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसी सूरत में इसको सॉल्व भी करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक साफ सुथरी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई। और आपको पता, जब हम किसी वेरिएबल के लिए सॉल्व करने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास t मेरा वेरिएबल है, तो हम किसका t का रूट किस तरह से मालूम करते हैं, तो ये होता है t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद रखिए b a जो है वो टी स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट है, और b जो है वो t का कोफिशिएंट है, जबकि c जो है वो कांस्टेंट है। तो अब ये सारा डेटा हम इस्तेमाल करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो ये माइनस b का मतलब है ये -6 जो कि t का कोफिशिएंट है, माइनस माइनस प्लस, लिहाजा ये हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर्ड, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 a मेरे पास कितना है, 1 है, 1 t स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1। c मेरे पास है -100, यानी कि ये हो जाएगा -100। ये मैं बस डॉट्स लगा के लिख रहा हूं, आपको उसको उस तरह प्रॉपर तरीके से लिखिएगा जब एग्जाम में आए। तो 2a जो है हमारे पास 1 है, लिहाजा 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस
36 36 और ये 400, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा और ये 436 436 हो जाएगा। और ये होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा 2 से। तो लेकिन 436 का अंडर रूट जो है कोई बहुत साफ सुथरा नंबर नहीं आएगा, कोई बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में चला जाएगा। तो मैं एक इंट्यूशन ले रहा हूँ कि अगर इसको 400 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो वो 20 आएगा, और तो ये मेरा ख्याल है कि 20.9 या 21 कुछ समथिंग आएगा। बहरहाल मैं अप्रॉक्सीमेट करके अपनी सहूलत के लिए कि मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना पड़े, तो एक अंदाजन मैं ले रहा हूँ कि 6 प्लस माइनस 436 का स्क्वायर रूट मैं ले लेता हूँ 20.9, यानी कि ये 20 और 21 के दरमियान कहीं होगा। बहरहाल मैं अपनी सहूलत के लिए 20.9 ले लिया, अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, थोड़ी सी कमजोर सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए प्लस माइनस, क्या माइनस टाइम हो सकता है? क्योंकि आप 6 में से माइनस निकालेंगे तो आपके पास माइनस नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। यहां इस केस में हमें नेगेटिव टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ या प्रोग्रेसिव टाइम में इस कॉन्टेक्स्ट में हम डील कर रहे हैं। तो नेगेटिव टाइम हमारे लिए यहां पर कोई मायने नहीं रखता। कुछ प्रॉब्लम्स में नेगेटिव टाइम की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल किस्म के होते हैं, और यहां हमारे पास हमें एक मीनिंगफुल टाइम चाहिए। याद रखिए, मीनिंगफुल टाइम चाहिए। तो ये हो जाएगा 26.9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13.45 सेकेंड्स। यानी ये जो सिक्का जो मैंने ऊपर उछाला वो 13.45 सेकंड्स लेगा। अगर आपको याद हो, बिल्कुल इनिशियल प्रॉब्लम में जब हमने नीचे गिराया था तो उसको सिर्फ 10 सेकंड लगे थे पेनी को बिल्कुल नीचे आने में, और इससे आपको ये पता चला कि इसने ऊपर उछालने के नतीजे में उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा यकीनन, और उसकी वेलोसिटी उसने ऊपर गई होगी, सिक्का ऊपर गया होगा, पेनी ऊपर गई होगी, और उसने हमने एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करते हुए जब वो नीचे वापस आना शुरू, तो उसने टोटल जो टाइम ट्रेवल किया इस पूरे चक्कर के दौरान वो 13.45 सेकेंड, यानी कि अपने ओरिजिनल टाइम के मुकाबले में 3.45 सेकेंड्स ज्यादा उसने टाइम ट्रेवल किया, क्योंकि हमने इसको 30 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछाला था, और इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगा। मेरे ख्याल है कि मेरे पास कुछ वक्त है, तो मैं एक अब दिल पेशौरी करने के लिए आपको शक्लें बना बना के दिखाता हूं जी मैं आपको। तो ये देखें जी, ये क्लिफ है। पहले केस में क्या किया था, ये मेरे पास इसको मैंने बिल्कुल सीधा नीचे फेंक दिया था। वहां पर तो खैर मुझे किसी ने धक्का दिया था, लेकिन यहां पर मैं पेनी को सपोज कर रहा हूं। और दूसरे केस में क्या हुआ था, हमने पेनी को ऊपर उछाला, वो ऊपर गई और फिर रुकी, फिर वापस नीचे आई और फिर आगे जमीन से टकराई। ऊपर जाने के नतीजे में क्या हुआ, जमीन की फोर्स उसको मुसलसल लग रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको या रोक रहा था। तो यहां पर हमें 10 सेकंड का टाइम लगा, और यहां हमें 13.45 सेकंड्स का टाइम लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि असल में ये जो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जाहिर बात है ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो 2 मरतबा एक ही डिस्टेंस को उसने ट्रैवल किया। तो ये 13.45 सेकंड्स का जो टाइम है ये आपको लगेगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर ये नंबर 13.45 जो 10 से बड़ा है, अगर ये छोटा होता तो मुझसे यकीनन कोई गलती हुई होती। बहरहाल ये सारे इक्वेशन अलग अलग तरीके से सॉल्व करके, ये प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इस आइडिया को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर लें, क्योंकि 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद फिर हम 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशंस पर भी जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और वहां आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी